नमस्कार साथियों। स्टॉक वेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। अगर मेरे विश्लेषण के आधार पर स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड से होने वाला लाभ और नुकसान आपका, हम या हमारा चैनल हमारे सुझाए गए विश्लेषण के आधार पर लिए गए किसी ट्रेड की जिम्मेवारी नहीं लेते। हमारे विश्लेषण के आधार पर अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वह भी आपका, लॉस होता है वह भी आपका। हम या हमारा चैनल आपके किसी प्रॉफिट और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। दूसरी बात, आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी रीच बढ़े और मार्केट में जो अज्ञान का एक वातावरण है रिटेल इन्वेस्टर में, वह दूर किया जा सके। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। आज मैं बाजार का जो विश्लेषण है मैं 3 स्तर पर करूंगा: टेक्निकल, फंडामेंटल और जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स की दृष्टि से। सबसे पहले टेक्निकल। देखिए, अगर हम टेक्निकली बाजार को शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो इस वीकली जो कैंडल 23,850 के ऊपर बंद हुई है, ये वाली, इसने एक शॉर्ट टर्म के लिए तो ये सजेस्ट कर ही दिया है कि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हम लोग ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऊपर की ये यात्रा अब शुरू हुई है, आरंभ हुई है, यह कहीं ना कहीं हमें नए ऑल टाइम हाई की तरफ ले जा रही है। लगभग 27,000 के आसपास जाके हम लोग कहीं ना कहीं इस यात्रा जो यहां से आरंभ हुई है जाके रुकेंगे। कब तक? होली 2025 तक। आज 4 जनवरी है। 2025 की होली तक, मार्च में जो होली होगी, उस होली तक हम लोग एक बार संभावना है कि निफ्टी में 27,000 के आसपास जाके कहीं टॉप बनाएंगे। उसके बाद मुझे थोड़ा मार्केट का भविष्य फरवरी मार्च मान के चलिए, उसके बाद मुझे थोड़ा मार्केट का भविष्य थोड़ा अंधकार में दिखाई दे रहा है। वो मैं उस समय बात करूंगा, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूं यहां से 27,000 की यात्रा आरंभ हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार ही 27,000 हम लोग पहुंच जाएंगे। इस 27,000 की मंजिल तक पहुंचने के पहले तीन छोटे छोटे हॉल्ट आएंगे। पहला हॉल्ट 24,800 से 25,200 के आसपास, 24,900, 25,100, 200 के आसपास हमारा पहला स्टेशन होगा, जहां हम थोड़ा रुकेंगे, वहां से 1-2% का करेक्शन करेंगे। दूसरा जो हॉल्ट होगा, दूसरी जो हमारी मंजिल, छोटी मंजिल होगी, हॉल्ट होगा, वह हमारा जो पुराना हाई है 26,277, 26277 से लेकर 26400, यानी 26,200 से लेकर 26,400 तक, इस पड़ाव का ये दूसरा हॉल्ट होगा। यानी जो अभी हम लोग 24,000 से 27,000 की जो 3,000 पॉइंट की यात्रा करेंगे, उसका दूसरा हॉल्ट होगा 26,200 से 26,400। वहां जाने के बाद 1-2% की और 2%, 3% की एक और गिरावट। यहां पर 26,400 और 26,200 के आसपास हो सके तो हम 3-4% भी गिर जाए, ये मुझे ऐसा लगता है अभी चार्ट देखकर। और इस यात्रा की जो अंतिम मंजिल है वो है 27,000, जो हम मार्च के आसपास कहीं ना कहीं हासिल कर लेंगे। अभी का चार्ट जो हमें बता रहा है, ये चार्ट तब खराब हो जाएगा, ये चार्ट तब खराब हो जाएगा जब मैं ये ट्रेंड लाइन, ये वीकली चार्ट पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं? इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर 2 दिन क्लोजिंग मिल जाए तो हमारा ये जो व्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर होता है तो मैं भी बदल जाऊंगा, चार्ट बदलेगा मैं बदल जाऊंगा, लेकिन अभी जो चार्ट बोल रहा है वह मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो टेक्निकली मैंने आपको समझा दिया। 27,000 तक हम लोग मार्च तक जा रहे हैं। 3 पड़ाव हैं 27,000 की यात्रा में। 24,000
900 से 25,200 के आसपास, 26,200 से 26,400 और अंतिम पड़ाव 27,000 के आसपास, 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे। समय अवधि है, टाइम पीरियड है इस पूरी यात्रा का मार्च 2025। इज दैट क्लियर? तो टेक्निकल पक्ष हमारा यहां समाप्त होता है। अब आइए बात करते हैं फंडामेंटल की। फंडामेंटली मूलभूत रूप से अभी मार्केट के सामने दो मुख्य समस्याएं हैं। एक समस्या यह है कि पिछले क्वार्टर में हमारी कंपनियों के रिजल्ट थोड़े खराब आए हैं, और दूसरी समस्या है एफआईआई की धुआंधार सेलिंग। ठीक है, तो फंडामेंटली अभी फिलहाल यही दो समस्याएं दिखाई दे रही हैं। आइए इन दो समस्याओं पर रोशनी डालते हैं। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट एक क्वार्टर के जो खराब आए हैं, हमारे सेकेंड क्वार्टर के जो रिजल्ट खराब आए हैं, उसकी दो छोटी छोटे वजहें हैं। एक वजह तो मानसून था पिछले क्वार्टर में, जिसके कारण थोड़ी सी आर्थिक गतिविधियां रुक जाती हैं। और दूसरा था, एक लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, और दूसरा दो तीन छोटे छोटे राज्यों में, छोटे नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में, और झारखंड और दो तीन राज्यों में चुनाव हुए, जिसके कारण भी चुनाव आयोग की आचार संहिता के कारण गवर्नमेंट कैपेक्स नहीं कर पाती है, गवर्नमेंट खर्चे नहीं कर पाती है। तो इस कारण भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े खराब हुए थे। ये एक तात्कालिक समस्या है, ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले एक दो क्वार्टर में यह समस्या हमारे बाजार में नहीं रहेगी। एक दो क्वार्टर, थर्ड फोर्थ क्वार्टर या फिर अगले साल के प्रथम क्वार्टर में ये समस्या समाप्त हो जाएगी। इतना एफआईआई भी समझते हैं, इतना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी समझते हैं। ये तो सिर्फ बोलने और बताने के बहाने होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल की जो दूसरी समस्या है एफआईआई सेलिंग, यह एक बड़ी समस्या है। और एफआईआई सेलिंग के छोटे मोटे कारण बहुत बताए गए हैं। जिस प्रकार अगर हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो हम उस शरीर के अस्वस्थ होने के हर डॉक्टर अपनी अलग अलग वजहें बताता है। तो मैंने इस समस्या का जो डायग्नोसिस किया है कि एफआईआई सेलिंग क्यों हो रही है, उस एफआईआई सेलिंग के कारण ही हमारा बाजार नया हाई नहीं बना पा रहा है, ऊपर उठ नहीं पा रहा है, एक मोमेंटम नहीं ले पा रहा है। वो एफआईआई सेलिंग के मूल कारण क्या है, मैंने इसको डायग्नोसिस करने का प्रयास किया है। तो मैं जब डायग्नोसिस कर रहा था तो मुझे यह डायग्नोसिस आज के समय की जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स की तरफ ले गया। और जब हम चूंकि एफआईआई तो विदेशी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं ना, तो हमें एफआईआई के मूलभूत कारणों को समझने के लिए विदेशों में आज आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति क्या है, यह समझना पहले पड़ेगा। और यही मैंने समझने का प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं आज के तीसरे टॉपिक पर आ रहा हूं, एफआईआई सेलिंग को समझाने के लिए जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स। जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स को समझाने के लिए मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, जियो पॉलिटिकली मैं आने वाले 2025 में किसी बड़े युद्ध को होता हुआ नहीं देख रहा। तो अगर आप यह सोच रहे हैं आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा संघर्ष हो जाएगा, दो राष्ट्रों के बीच, दो देशों के बीच युद्ध हो जाएगा, परिणाम स्वरूप एफआईआई इसी प्रिडिक्शन को ध्यान में रखते हुए माल बेच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफआईआई के बेचने का कारण कहीं और है। युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं होने वाला आने वाले विगत वर्षों में। विगत वर्षों मतलब एक डेढ़ साल तक किसी बड़े युद्ध की आशंका नहीं है। उल्टा रसिया ईरान का युद्ध ट्रंप साहब के आते ही रुक जाने की संभावना है। और ईरान और इजराइल का जो छोटा मोटा बालपन चल रहा है, बचपन का खेल चल रहा है, यह भी मुझे लगता है ट्रंप साहब के आते ही रुक जाएगा। वो इस रूप में रुकेगा कि कोई युद्ध नहीं चाहता, ना इजराइल युद्ध चाहता है, ना ट्रंप युद्ध चाहते हैं। समस्या क्या है कि और ईरान की जनता के साथ किसी की दुश्मनी नहीं है। समस्या पैदा करती है वहां की खुमैनी सरकार। खुमैनी सरकार
अपने कट्टरपन इरादों के साथ जो समाज में मौजूद है, उस रीजन में मौजूद है, और जो उसने अपना परमाणु कार्यक्रम चलाया हुआ है, यह परमाणु कार्यक्रम उस रीजन की स्थिरता के लिए काफी खतरनाक है। ट्रंप और इजराइल दोनों का उद्देश्य है कि उस परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए और उस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता लाई जाए और वहां पर परमाणु मुक्ति, या जिसे हम लोग डी न्यूक्लियराइजेशन कह सकते हैं, उसको लाया जाए। ये कैसे लाया जाएगा? युद्ध करके नहीं लाया जाएगा, वहां रिजीम चेंज करके। पहले रिजीम चेंज होगा, आने वाले वक्त में आप देख लीजिएगा, वहां रिजीम चेंज होगा, जिस प्रकार सीरिया और बांग्लादेश में हुआ। वहां रिजीम चेंज होगा, खुमैनी सरकार वहां से हटेगी, रिजीम चेंज होगा, ये इजराइल और ट्रंप मिलकर करेंगे। और उसके बाद वो जो पहले 1979 के पहले जो वहां सरकार हुआ करती थी शाह साहब की, उसका सुपुत्र अभी अमेरिका में है, वो वहां आएंगे और उस ईरान को वो की सत्ता संभालेंगे और वहां पर परमाणु मुक्ति कार्यक्रम चलाएंगे। उस स्तर में, उस रीजन में, उस क्षेत्र में एक राजनीतिक स्थिरता आ जाएगी। अतः युद्ध भी एफआईआई की सेलिंग का कारण नहीं है, न यूक्रेन युद्ध, रूस का युद्ध, और न ही ईरान इजराइल का युद्ध। क्लियर? अब आते हैं, तो क्या कारण है एफआईआई की होल्डिंग? आपको बताते हुए मुझे आश्चर्य हो रहा है, पहली बार 5% जितना उनका हमारे मार्केट में जो एक्सपोजर हुआ था, 5% कमा है। ये ऑल टाइम लो है। उनकी जितनी होल्डिंग हुआ करती थी, वो 5%, वो होल्डिंग कम चुकी है। एफआईआई की भारतीय शेयर बाजार में जो होल्डिंग हुआ करती थी, वो 5% कमी है। और पिछले 2 महीनों में 2 से 2.5 लाख करोड़ उन्होंने बेचा है। वो क्यों बेच रहे हैं? आइए इसके मूल कारणों को हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। आजकल अमेरिका में आप डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, जो आज वहां की सत्ता को 20 जनवरी 2025 में संभालने वाले हैं, जब आप देखते हैं तो उनके भाषणों को, उनके वक्तव्यों को, उनके ट्वीट्स को जब हम लोग गहराई से देखते हैं तो क्या कहते हैं, वो किस दिशा का इशारा कर रहे हैं, उसे समझना पड़ेगा इस एफआईआई को, सेलिंग को समझने के लिए। क्या कहते हैं? चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप साहब बार बार क्या कहते थे कि मुझे 1929 की ग्रेट डिप्रेशन की याद आ रही है। क्यों याद आ रही है भाई? ये क्या एक पॉलिटिकल डायलॉग है? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे सच्चाई है। ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं दूसरे देशों पर कि माल जो इंपोर्ट होता है अमेरिका में, उस पर टैरिफ लगाकर सरकार का रोजगार बढ़ाऊंगा। क्या सरकार के पास पैसा कम है जो रोजगार बढ़ाएंगे? अगर वह टैरिफ लगाते हैं तो इससे यह अमेरिका की इकोनॉमी के लिए और खतरनाक है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यह भी बात नहीं। ट्रंप साहब के इस कहने के बाद एलन मस्क यह कहते हैं कि अमेरिका की जो सरकार है वो बैंकरप्ट हो गई है। एलन मस्क आज के समय का वन ऑफ द जीनियस माइंड जब यह कहते हैं कि आज की अमेरिका की सरकार बैंकरप्ट हो गई है, तो यह पॉलिटिकल डायलॉग बाजी है? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे सच्चाई है। क्या सच्चाई है? देखिए, इकोनॉमिक का एक सिद्धांत है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, सकल घरेलू उत्पाद और कर्ज के बीच का एक रेशियो होता है। वो आज की डेट में अमेरिका में 123% पहुंच चुका है। ये बहुत ही हाई है। हाईएस्ट हुआ था 130% 2021 जब कोरोना आया था उस समय। ये अब उसके आसपास है। और ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो यूएसए का है, यह वहां की इकोनॉमी को खोखला कर रहा है। और कोई राजनीतिक दल, वहां दो ही राजनीतिक दल है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। डेमोक्रेट इतने सालों तक सरकार में थे, लेकिन उन्होंने इस समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा, उसको उसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप और एलन मस्क और उनकी जो टीम है, विवेक रामास्वामी वगैरह, तुलसी गैबार्ड वाली जो टीम है, वो यह चाहती है कि अमेरिका की ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की जो समस्या है, जो अमेरिका को की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर रही है, इस समस्या को एड्रेस किया जाए, इसका समापन किया जाए और अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का आंदोलन जो चला रहा है, यही नारा था ना ट्रंप का इलेक्शन के दौरान, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसे शॉर्ट में मागा कहते हैं।
मागा को फिर से स्थापित किया जाए। तो इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है जीडीपी रेशियो 123% का। तो इसको कैसे दूर करेंगे? इसको दूर करने के लिए ट्रम्प साहब और एलन मस्क साहब ने कमर कस ली है। कैसे? याद करिए, ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं अन्य देशों के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाऊंगा। ठीक है, ये भी एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता ज्यादा टिकाऊ नहीं है। दूसरा रास्ता, मस्क साहब कहते हैं कि मैं $2 ट्रिलियन के जॉब ले ऑफ करूंगा। सरकारी नौकरियां जो हैं, सरकारी खर्चे जो हैं, वो $2 ट्रिलियन के मैं कम करूंगा। आसान बात है? बिल्कुल आसान नहीं है। इस तरह के उनके मन में क्या विचार हैं, इस नई सरकार, या जो नई सरकार 20 जनवरी को शपथ लेने वाली है, तो उस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को स्थापित करने के लिए और डेट टू जीडीपी रेशियो को सोल्व करने के लिए उनके पास क्या विचार हैं, क्या स्वरूप है, या किसी को नहीं पता। वो क्या डिसीजन लेंगे, क्या स्टेप उठाएंगे डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करने का, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या है यूएसए की आज के डेट में, इकोनॉमी की। ठीक है? तो इस समस्या का समाधान करने के लिए वो क्या स्टेप उठाएंगे, उन स्टेप्स का स्वरूप क्या होगा, वो कदम कैसे होंगे, वो कदम वहां की आर्थिक व्यवस्था के लिए कितने खतरनाक या कितने अच्छे हो सकते हैं, यह कोई नहीं जानता। एफआईआई का डर यहां है। वे आने वाले वक्त में ट्रंप साहब और एलन मस्क साहब के डेट टू जीडीपी रेशियो कम करने के लिए जो उनके स्टेप हैं, उनसे डरा हुआ है। क्योंकि ये जो स्टेप लेंगे वो लोग, जो कदम उठाएंगे, ये कदम तात्कालिक रूप से वहां की इकोनॉमी में के लिए थोड़े से सुनामी ला सकते हैं, भूकंप ला सकते हैं, हलचल ला सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन तात्कालिक रूप से तो एक आर्थिक सुनामी आएगी ना, आ सकती है। एफआईआई उसी आने वाली आर्थिक हलचल, सुनामी, भूकंप से डरे हुए हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। बारिश आती है तो लोग अपने छप्पर बनाते हैं ना, तो जो आर्थिक बारिश आने वाली है ट्रम्प साहब के आने के बाद, एफआईआई इससे डरा हुआ है और वो अपनी तैयारी 6 महीना आराम से ही कर रहा है। इसीलिए भारतीय बाजार में, जहां वो इतने बड़े प्रॉफिट पर बैठा हुआ है, सेलिंग कर रहा है और यहां से पैसे को समेट लेकर अपने देश ले जा रहा है। इसलिए हमारा डॉलर और रुपये का जो कॉम्बिनेशन है, रुपया भी कमजोर हो रहा है। समझ में आई मेरी बात? इसलिए डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है और बाजार एक जगह स्टेबल है। तो दो बातें हैं। अब मैं कह रहा हूं कि इतना सारा झमेला है, फिर भी 27,000 जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए 27,000 जाएगा, क्योंकि एफआईआई को भी जो अपना माल बेचना है, वो चाहता है कि थोड़ा सा ऊपर बेचे। और ट्रंप साहब आते ही ये डिसीजन नहीं लेंगे, महीना 2 महीना 3 महीना रुक के वो सारी चीजों को अनाउंस करेंगे। हो सके आते भी कर सकते हैं, और ट्रंप साहब के मन में क्या है किसे पता। मैं एक एज्यूम कर रहा हूं, मैं एक संभावना बता रहा हूं। आने के 2-3 महीने बाद ये सारी सारी चीजें अनफोल्ड होना आरंभ हो जाएंगी। तब तक हम एक बार एक ऊपर की रैली रिज्यूम करेंगे, जो कि 2-3 महीना तक चलेगी। 27,000 तक इसका टारगेट होगा और अमेरिका का डाउ जोन्स करीब करीब 47-48,000 के आसपास। वहां जाकर मुझे ऐसा लगता है हम एक बड़े समय अवधि का, टाइम पीरियड का एक टॉप लगाएंगे, यूएसए में भी और इंडिया में भी। समझ में आई मेरी बात? एफआई क्यों बेच रहे हैं? ट्रम्प साहब वहां की आर्थिक स्थिति को, डेट टू जीडीपी रेशियो को सुधारने के लिए वहां कुछ आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू करेंगे, आर्थिक कदम उठाएंगे, जिसके कारण वहां के बाजारों में हो सके तो एक ठीक ठाक बड़े साइज का की गिरावट आए या फिर क्रैश आए, जो आप समझिए। उस शब्दों का इस्तेमाल आप पर मैं छोड़ता हूं, हो सकता है। इसीलिए एफआईआई माल यहां बेच रहे हैं। ठीक है? तो वो आर्थिक सुनामी
कब आएगी, कितनी बड़ी होगी, वो हलचल बाजार को कितना नीचे ले आएगी, इसका अंदाजा फिलहाल हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं। वो हम वक्त आने पर चार्ट को देखकर मैं उसका अंदाजा लगाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल वह चीज हमें अपने बैक ऑफ माइंड रखनी है जिसके कारण ये बाजार गिर रहा है। लेकिन अब वो मुझे लगता है कि एफआईआई थोड़ा सा अपना सेलिंग को रोकेंगे, बाजार के वैल्यूएशन को थोड़ा और ऊपर जाने देंगे। टेक्निकली भी ये लगता है, और एफआईआई के मनोविज्ञान को समझने के बाद भी मुझे लगता है थोड़ा सा प्राइस को हायर करेंगे, अपने प्राइस को थोड़ा सा और ऊंचा ले जाएंगे ताकि वो ऊंचे दाम पर बेच पाए, फिर वहां पर वो अपनी सेलिंग चालू करेंगे आने वाली सुनामी, हलचल, भूकंप को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, ये मुझे लगता है होली के आसपास कहीं ऐसा हो सकता है। ठीक है, भारत में जो 2025 में मार्च में जो 15-16 मार्च को होली है, उसके आसपास यह हो सकता है। इसीलिए मैंने थंबनेल में मैंने इस वीडियो का शीर्षक दिया है होली एट 27,000। ठीक है, एक बात मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। मैं जो कहना चाहता हूं उसे गौर से समझिए। होली शब्द का अर्थ क्या होता है हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं। होली शब्द का अर्थ होता है हो ली, यानी कि मैं अगर कहूं कि मेरी उससे बात हो ली, यानी जो हो चुका, जो हो चुका। 2025 की होली के दौरान जानते हैं बाजार हमसे क्या बातें करेगा, क्या कहेगा, जो हमें चार्ट में स्पष्ट दिखाई देगा। वो कहेगा मित्रों, 2020 कोरोना की होली के दौरान, ये देखिए मैं बताता हूं, ये कोविड का फॉल आया, लो बनाया 23 मार्च 2020, करीब करीब 7,500 का। 2025 की होली के दौरान बाजार हमसे कहेगा मित्रों, 2020 की होली पर खराब खबरों के साथ मैंने एक बॉटम बनाया 7,500 के आसपास का, और 2025 की होली में 2025 की होली में मैं एक टॉप बना रहा हूं। 2020 की खराब खबरों के साथ होली में मैंने बॉटम बनाया, 2025 में अच्छी खबरों के साथ, 2025 की होली में अच्छी खबरों के साथ मैं एक टॉप बना रहा हूं। मुझसे इन 5 वर्षों में मुझसे जितनी तेजी होनी थी वह होली। इज दैट क्लियर? मुझसे, बाजार कहेगा, मैं नहीं कह रहा हूं, बाजार कहेगा, इन 5 वर्षों में मुझसे जितनी होली होनी थी वह होली अब आप मनाइए लाल रंग से होली, मैं सोने को जा रहा हूं। बाजार ये कहेगा मैं अब कुछ महीनों के लिए लाल रंग की होली का तोहफा आपको दे रहा हूं। ये 2025 की होली में बाजार के वचन रह सकते हैं। इज दैट क्लियर? उम्मीद है 2025 तक तेजी हो ली, 2025 की होली तक तेजी हो ली के अर्थ को आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचाने में समर्थ रहा हूंगा। आपके आने वाले वक्त की मंगल कामनाओं के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।